हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। जो भी स्टूडेंट अभी भी वीडियो में लाइव सेशन में नहीं जुड़े हैं, जल्दी से जुड़ जाइए। आज का वीडियो जो है बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। और कंटिन्यू वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, ठीक। तो आज का हमारा जो है ये 12th का बायोलॉजी का ये दूसरा चैप्टर का कुछ टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, और अच्छे तरह से डिटेल से पढ़ेंगे और ध्यान से समझना है इस चीज़ को। देखिए, टॉपिक्स का नाम है हमारा परागन, ठीक है, पोलिनेशन। और ये चैप्टर का कुछ बेसिक नॉलेज 10th में ही आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो आइए ना इसको डिटेल से पढ़ें 12th में, ठीक है ना। टॉपिक का नाम क्या है? पोलिनेशन। तो समझते हैं पहले परागन होता क्या है। परागन जो है एक प्रोसेस है। जैसे इंसान में जनन एक प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है, निषेचन एक प्रक्रिया है, उसी तरह पादप जगत में परागन जो है एक प्रोसेस है, ठीक है। तो परागन जो है एक प्रक्रिया है। अब समझते हैं क्या है। तो कह रहे पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पराग कणों के पहुँचने की क्रिया को परागन कहते हैं। जब किसी पुष्प का पराग कोश से परागकण निकल करके किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तब इस क्रिया को परागन की क्रिया कहते हैं। समझ गए? तो एक लाइन में इसको याद रख लेना है कि परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर परागकणों के पहुंचने की क्रिया को परागन की क्रिया कहते हैं, यानी दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन जो है दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है उसे स्वपरागन कहते हैं, जिसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और दूसरा जो होता है वो परपरागन, जिसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अब देखिए स्वपरागन क्या है। समझना है कि स्वपरागन क्या है। तो कह रहे जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। माने इसमें कह रहे पुष्प एक ही गो है और उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब पहुंचता है या फिर उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो इसे स्वपरागन कहते हैं। आइए देखते हैं कैसे होता है। मान लिया जाए ये कोई पुष्प है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, ये पुष्प है और मान लीजिए इसका ये वर्तिकाग्र है। वर्तिकाग्र जो होता है घुंडी जैसा होता है, ठीक है। क्लास में आपको इससे बेहतर चित्र बना करके समझाए होंगे, अभी शॉर्ट में समझा रहे हैं, ठीक है। समझने का कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए ये पुष्प का वर्तिकाग्र है, ठीक है ना। ये यहाँ पर वर्तिकाग्र है और ये वर्तिका बीच में जो है वर्तिका होता है, ये बीच में एक तरह से नली होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। अब मान लीजिए इस पुष्प का परागकोश में परागकण बनते हैं। अब इस पुष्प का परागकण जो है इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। जब इसी पुष्प का परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता हो, यदि कहने का मतलब ये हुआ जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, माने दूसरे का मदद नहीं लिया, यहाँ पर किसी और पुष्प पे नहीं पहुंचा है, एक ही पुष्प है और इसी पुष्प का परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब पहुंचता है, इसी क्रिया को या इस ऐसे परागन को हम लोग स्वपरागन कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। समझ गए? जब एक ही पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता हो, ऐसे परागन की क्रिया को स्वपरागन कहते हैं। अब मान लीजिए एक ये पुष्प है, एक इधर और एक ठो बना लेते हैं, ठीक है, एक और बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ मान लीजिए वर्तिकाग्र है, इसका वर्तिकाग्र ये है, वर्तिकाग्र,
वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र को स्टिग्मा बोलते हैं, ठीक है। और इसके बीच में एक वर्तिका रहता है, वर्तिका बीच में नली रहता है जिसको वर्तिका कहते हैं। वर्तिका को स्टाइल बोलते हैं, समझ गए। और यहाँ पर एक परागकोश होता है, परागकोश, परागकोश माने पोलन सेक, पोलन सेक, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारे परागकण भरे होते हैं जिसे परागकण कहते हैं, परागकण कहते हैं, यानी पोलन ग्रेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पोलन ग्रेन्स कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, जब ये दूसरा पुष्प है और ये दूसरा पुष्प है, माने ये दूसर का पौधा है और ये दूसर का पौधा है, जब इस पुष्प का परागकण, माने मान लीजिए यहाँ पर परागकण बना हुआ है, जब इस पुष्प का परागकण ये दूसरा पुष्प हो गया और इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचता है, समझे बात को। जब एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर, इसका ये हो गया वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा, हुआ कि नहीं। जब दूसरे पुष्प का, किसी दूसरे पुष्प का परागकण और दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता हो, तब ऐसे परागन को परपरागन कहते हैं। बोलिए समझ में आया कि नहीं? ये क्लास में भी समझाए होंगे, एक बार रिवाइज करा दिया और, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। मतलब किसी भी टॉपिक्स को इतना रिपीट कर लेना है, इतना रिवाइज कर लेना है कि ज़िंदगी में कभी भूलना भी नहीं है उसको, चाहे बोर्ड एग्जाम में आए या नहीं आए। लेकिन आपको हर टॉपिक को इतना रिवाइज करना, इतना रिवाइज करना है कि दोबारा उसको पढ़ना ना पड़े, समझ गए। स्टूडेंट का यही एक खासियत होना चाहिए। कोई भी चीज़ को लगातार उस पर एक्सपेरिमेंट करने से या उसको रिवाइज करने से एक्सपीरियंस बढ़ता है, अनुभव बढ़ता है। और जितना बार आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं, जितना बार दोहराते हैं, उतना बार कुछ ना कुछ एक नया सीखने को मिलता है, समझ गए ना। इसीलिए कई बार एक चीज़ को रिपीट करने में पीछे नहीं हटना है, करते रहना है, समझ गए। जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं, कुछ बन नहीं जाते हैं, तब तक हर टॉपिक्स पढ़ते रहना है। आगे कंपटीशन क्षेत्र में जाइएगा तो भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्लावर के ऊपर पूछा जाता है, पुष्प के ऊपर पूछा जाता है। तो ये टॉपिक्स आपका आगे भी आने वाला है, इसलिए कई बार रिवीज करके इसको कंप्लीट कर लेना है, समझ गए। जो क्लास छोड़े थे उसका भी क्लियर हो जाएगा, जो न्यू है उसका भी क्लियर हो जाएगा, जो अभी तक नहीं पढ़े हैं वो भी क्लियर कर सकते हैं, जो पढ़े हैं तो उसका और रिवाइज हो रहा है, समझ गए। लेकिन कंटिन्यू देखना है, कट करके नहीं देखना है, स्किप करके नहीं देखना है, समझ गए। और जो भी देख रहे हैं वीडियो, कहीं भूख उगने लगा है आप लोगों को, ऐसा मत कीजिएगा वीडियो ऐसे चला दीजिएगा, जा करके थाली में परोस के टुकुर टुकुर खा रहे, हम तो देखने जाएंगे नहीं, ऐसा नहीं करना है। पहले पढ़ लेना है, उसके बाद खाना खाना है, समझ गए। जितना खाना उतना खा के फिर सो जाना है, पहले पढ़ाई उसके बाद कुछ। तो चलिए, तो जो बात अभी हम बोले वही बात यहाँ पे लिख दिए हैं। स्वपरागन किसे कहते हैं? जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, जो यहाँ पे समझाएं, एक पुष्प के परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, तब ऐसे परागन को क्या कहते हैं? स्वपरागन कहते हैं, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है परपरागन किसे कहते हैं? तो हम लिखे हैं क्रॉस पॉलिनेशन। जब एक फूल का परागन, फूल या पुष्प एक ही बात हुआ, जब एक पुष्प का परागन उसी पौधे या अथवा दूसरे पौधे पर लगे फूल के वर्तिकाग्र पर किसी माध्यम से मतलब इस पुष्प का परागकण इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब आएगा तो ये पुष्प इसको थोड़ी देने आएगा। पेड़ पौधा को पाँव थोड़ी होता है, पैर थोड़ी होता है दूसरे को देने जाएगा, तो इसमें एक एजेंट की जरूरत पड़ती है। याद रखिएगा, ये जो परपरागन है इसके लिए, ये क्रिया होने के लिए एक एजेंट की जरूरत पड़ती है। एजेंट माने उत्प्रेरक, ठीक है। जैसे हवा के माध्यम से हो गया, या कीट के माध्यम से हो गया, या जल के माध्यम से हो गया, या चमगादड़ के माध्यम से हो गया, या फिर बारिश के बूंदों के जरिए हो गया, तो ये सब का जरूरत पड़ता है, इसे बोलते हैं एजेंट, ठीक है ना, बाहरी साधन। तो बाहरी साधन के द्वारा इस सब चीज़ों में परागन होता है, जिसे परपरागन कहते हैं। तो याद रखिएगा, परपरागन की क्रिया के लिए जो है बाहरी साधनों का मदद लिया जाता है, या मदद जब तक मदद लेगा नहीं तब तक, बाहरी साधनों का जब तक मदद नहीं लेगा तब तक परपरागन की क्रिया संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पेड़ तो अपना परागन इसको देने आ नहीं सकता, ठीक है। हाँ, अगर बगल में है तो हवा के द्वारा ये हो सकता है,
समझ गए? वायु के द्वारा जब आपस में दोनों पौधा टकराएगा तो इसका परागण हो सकता है कि इसके वर्तिकाग्र पर आ जाए। ठीक है, तो वायु का मदद ले सकता है, तो लेकिन बाहरी साधनों का ही मदद लिया ना, इसीलिए इसमें याद रखिएगा पर परागण की क्रिया होने के लिए एक एजेंट की जरूरत पड़ती है, यानी बाहरी साधनों का जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पर कीट भी आ सकते हैं और हवा भी हो सकता है और जल भी हो सकता है, ETC हो सकता है। समझ गए? पर परागण के लिए तो दोनों बात समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये और ये दोनों समझ में आ गया होगा। बढ़े आगे, चलिए आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं। अगर जो नहीं छापे हैं इसको छाप लीजिए। क्लास में कॉपी देखेंगे सबका, कौन छापे हैं कौन नहीं छापे हैं, एकदम अच्छे से छाप लीजिएगा। बाकी जो चित्र है, फिगर जो है आपको व्हाट्सएप पे भेज दिए होंगे, वो बना सकते हैं, या ये मन है तो यही बना सकते हैं, ये उतना सेपरेट नहीं है। अगर आपको अच्छा चित्र बनाना है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, बढ़िया वाला भेज देंगे। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, जिसको छापना है छाप सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें। चलिए आगे देखना है। ये मिटा देते हैं। खाली देखने में भोला है, मैं समझती थी लोला है। चलिए अभी तुरंत बताएं कि पर परागण के लिए बाहरी साधन का जरूरत पड़ता है। तो आगे देखते हैं। करें बाहरी साधनों के आधार पर, बाहरी साधनों के आधार पर, बाहरी साधनों के आधार पर जो है पर परागण को, बाहरी साधनों के आधार पर परागण को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला जो है वो है हमारा वायु परागण, वायु परागण। ठीक है, वायु परागण का दूसरा नाम है एनिमोफिली, एनिमोफिली। ठीक है, ये दो नाम से पूछा जा सकता है, या पूछ देगा वायु परागण क्या है, या पूछ देगा एनिमोफिली क्या है। ठीक है, दोनों याद रखना है। इंग्लिश भी लिख देते हैं, एनिमोफिली। ठीक है, एनिमोफिली। तो दोनों तरह से पूछ सकता है, वायु परागण क्या है या फिर एनिमोफिली क्या है। तो एक ही आंसर देना है आपको। चलिए समझते हैं। करेक्ट, कुछ फूलों में परागण की क्रिया जो होती है ना, कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जिसमें परागण की क्रिया जो होती है वायु के द्वारा होती है, तब इसे वायु परागण कहा जाता है। समझ गए? तो इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे? ऐसे पुष्प जिनमें, लिखेंगे ऐसे पुष्प जिनमें वायु, क्या लिखेंगे? ऐसे पुष्प जिनमें वायु के द्वारा परागण की क्रिया होती है। ठीक है, जैसे पुष्प जिनमें वायु द्वारा परागण होता है, जिनमें वायु द्वारा
परागन होता है। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई ज़्यादा लंबा तो नहीं लिख रहे हैं, बस छोटा छोटा सब्जेक्टिव में अगर 2 नंबर में आएगा इतना ही लिखना है आप लोगों को, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस छोटा छोटा लिखना है, 2 नंबर में आएगा। तो क्या लिखेंगे? ऐसे पुष्प जिनमें वायु द्वारा परागन होता है उन्हें वायु परागित पुष्प कहते हैं, या फिर उन्हें वायु परागन। अच्छा, और थोड़ा सा डिटेल से लिख देते हैं, ये बाद में लिख देंगे, थोड़ा और डिटेल से लिखते हैं नहीं तो काफ़ी शॉर्ट हो जाता है। लिखें कुछ फूलों में परागन की क्रिया, कुछ फूलों में परागन की क्रिया। क्या लिखे? कुछ फूलों में परागन की क्रिया वायु द्वारा होती है। कुछ फूलों में परागन की क्रिया वायु द्वारा होती है, जिसे वायु परागन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जिसे वायु परागन कहते हैं, ठीक है ना। और ऐसे पुष्प जिनमें वायु द्वारा परागन होता है उन्हें वायु परागित पुष्प कहते हैं। ये भी लिख देते हैं, ऐसे पुष्प जिनमें वायु द्वारा परागन होता है उसे वायु परागित पुष्प कहते हैं। वायु परागित पुष्प मतलब वायु के द्वारा परागित हुए पुष्प को वायु परागित पुष्प कहेंगे, जिसे इंग्लिश में एनिमोफिलस कहते हैं। समझ गए? जिसे क्या कहेंगे इंग्लिश में? एनिमोफिलस। कैसे? एनिमोफिलस। वायु द्वारा हुए परागित पुष्प को क्या कहेंगे? एनिमोफिलस कहेंगे। ठीक, वायु द्वारा परागन को एनिमोफिली कहेंगे, यानी वायु परागन को क्या कहेंगे? एनिमोफिली कहेंगे। और वायु के द्वारा जो पुष्प परागित हो गया तब उसे एनिमोफिलस कहेंगे। समझ गए? तो याद रखिएगा कि कुछ फूलों में परागन की क्रिया वायु के द्वारा होती है, जिसे वायु परागन कहते हैं। और ऐसे पुष्प, कैसे पुष्प? जिसमें वायु के द्वारा परागन हो चुका है। ठीक है, जब वायु के द्वारा किसी पुष्प में परागन हो जाए तो ऐसे पुष्प जिनमें वायु द्वारा परागन होता है उसे वायु परागित पुष्प कहते हैं। कौन सा पुष्प? वायु परागित पुष्प, जिसे इंग्लिश में एनिमोफिलस कहेंगे। ठीक है ना? क्या कहेंगे भाई? एनिमोफिलस। तो ये होता कैसे है इसको समझेंगे। चलिए देखिए इसमें होता क्या है। तो वायु परागित जिस पुष्प में होता है वायु के द्वारा परागन, तो इसमें मदद लिया जाता है एक बाहरी एजेंट का, बाहरी साधन का, जिसका नाम है वायु। तो ये क्या होता है कि हवा का झोंका आता है। कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जिसमें सुगंध होते हैं, जैसे सरसों का पुष्प देखे होंगे आप लोग, तो उसमें एक ऐसा कलर होता है, एक ऐसा आकर्षित कलर होता है। कुछ पुष्प में दलपुंज, बाह्य दलपुंज आप लोग को 11th में पढ़ाए होंगे। तो वो क्या करता है, वहाँ से पुष्प के आसपास से कोई भी कीट हो, तितली हो, वहाँ से गुजरता है तो उसका जो सुगंध होता है ना उसे आकर्षित करता है। और सरसों के पौधे में भी कलर आप लोग देखे होंगे सरसों के पुष्प में, और उसमें एक अजीब प्रकार का मतलब सुगंध होता है जो कि मधुमक्खी को अच्छा लगता है। तो वो क्या करता है, उस कलर को देख करके उसके तरफ आकर्षित होता है और वहाँ जाता है उसके रस को चूसने के लिए। चूसने के क्रम में क्या होता है, उसके सूंग में जो है परागकण चिपक जाते हैं
और वो किसी दूसरे या उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर जा कर के बैठते हैं तो वर्तिका के रास्ते उसका परागकण अंडाशय में पहुंच जाता है और इस तरह जो है पर परागन की क्रिया संपन्न हो जाती है। इसी तरह वायु के द्वारा भी परागन संभव होता है। तो इसमें कैसे होता होगा, वायु तो परागकण लेकर के दूसरे के पास जाएगा नहीं, तो जिस पुष्प में वायु के द्वारा परागन होता है उस पुष्प में असंख्य परागकण बनते हैं, मतलब बहुत बड़ी संख्या में परागकण बनते हैं, ठीक है ना। और क्या होता है, हवा का झोंका जब आता है तो पुष्प जो है आपस में एक दूसरे से टकराते हैं और उस क्रम में एक दूसरे का परागकण एक दूसरे के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं और इस तरह वायु के द्वारा परागन की क्रिया संभव हो जाती है। समझ गए, इसी तरह से वायु के परागन संभव होता है। तो समझ गए वायु परागन कैसे होता है। अब देखिए, वायु परागित फूलों में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है। याद रखिएगा कि वायु परागित पुष्पों में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है। लिखते हैं यहां पर, वायु परागित पुष्पों में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है। समझ गए, वायु परागित पुष्पों में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है। साथ ही साथ अगर आप लोग कॉपी और कलम लेके बैठे हुए हैं तो आप साथ ही साथ लिखते भी चलिए, ठीक है ना। लिखते समय थोड़ा सा अगर ज़्यादा स्पीड हो तो थोड़ा सा कम कर लीजिए, पॉज कर लीजिए, फिर पॉज करके आगे बढ़िए, ठीक है। या तो लाइव खत्म होने के बाद पहले अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद फिर से अगेन देख के लिख लीजिएगा, जैसे आप लोग को सुविधा लगे वैसे कीजिए, ठीक है। तो चलिए, निम्नलिखित विशेषताएं होते हैं। सबसे पहला विशेषता, ये पुष्प, लिखते हैं पहला विशेषता क्या होता है, ये पुष्प चटकीले तथा भड़कीले नहीं होते हैं। ये पुष्प चटकीले तथा भड़कीले नहीं होते हैं। बताइए, समझे कि नहीं समझे। ये पुष्प चटकीले तथा भड़कीले नहीं होते। भड़कीले मतलब जैसे अभी तुरंत एग्जांपल दिए, सरसों का पुष्प देखते हैं दूर से ही एकदम फैंटास्टिक लगता है देखने में, तो जब इंसान को ही फैंटास्टिक लगता है तो तितली वगैरह ये मधुमक्खी को भी फैंटास्टिक लगता होगा, तो उसके तरफ वो आकर्षित होता है क्योंकि वो भड़कदार लगता है, ठीक है ना, पूरा एकदम ब्यूटीफुल लगता है, तो उसके तरफ वो आकर्षित होता है। लेकिन वायु परागन होने वाले पुष्पों में ना तो चटकार होता है ना तो भड़कीले होते हैं। समझ गए, जैसे कि आप लोगों को चटक मटक ढेर पसंद होता है, ठीक है ना, अच्छा खाना पसंद नहीं होता है। घर में अगर दूध आ जाए, बोला जाए कि दूध पी लो, तो दूध पीने में मजा नहीं आता है, ठीक है। अगर बगल में गोलगप्पा है, अगर ऑप्शन दिया जाए गोलगप्पा खाना है, तो एक बार में पसंद आ जाता है, जो कि वो पेट के लिए सही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो चटकीला होता है, चटक मटक होता है उसमें, ठीक है ना। भुजा खाने बोले तुरंत चटक मटक खा लीजिएगा, मोमो खाने बोले तुरंत चटक मटक खा लीजिएगा, है कि नहीं। लड़कियों को तो ज्यादा पसंद होता है गोलगप्पा, अब तो लड़कियों को कम पसंद होने लगा, अब लड़का लोग ज्यादा खाने लगे गोलगप्पा। नहीं जी, खाते हैं आप लोग, खाते होंगे कि बता के थोड़ी खाइएगा। तो उसी तरह जिसमें वायु के द्वारा परागन होता है ना, वो भड़कीले नहीं होते। भड़कीले होते तो वायु का क्या काम था, तो दूसरा कीट नहीं आ जाता उसमें, कोई दूसरा एजेंट आकर के परागन नहीं कर देता। नहीं होता है भड़कीले और चटकीले, तभी तो वहां पे कोई एजेंट नहीं आता है, तो वायु का मदद लिया जाता है। समझ गए सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला हो गया क्या, ये पुष्प चटकीले तथा भड़कीले नहीं होते हैं। और वायु परागित पुष्प जो है, दूसरा लिखते हैं, वायु परागित पुष्प जो है आकार में, किसमें, आकार में, वायु परागित पुष्प आकार में छोटे होते हैं, आकार में छोटे होते हैं और रंगहीन होते हैं। इसमें कोई कलर नहीं, रंगीन होते हैं और गंधहीन होते हैं। गंधहीन माने इसमें कोई सुगंध नहीं, गंधहीन होते हैं, ठीक है।
और आकर्षणहीन होते हैं, याद रखिएगा, और आकर्षणहीन होते हैं, आकर्षणहीन होते हैं। दूसरा विशेषता याद रखिएगा कि वायु परागित पुष्प में क्या होता है, आकार में छोटा होता है, रंगहीन होता है यानी कलरलेस, गंधहीन होता है, और कोई आकर्षण, कोई अट्रैक्शन नहीं होता है। आकर्षण रहेगा तभी ना उस पर जाके आकर्षित होता है, समझ गए। नेक्स्ट है तीसरा है मकर ग्रंथियां, मकर ग्रंथियां, समझे, मकर ग्रंथियों और सुगंध का अभाव होता है। जो जो लिखा रहे हैं इसको कॉपी में नोट करना है और इसे याद रखना है, समझ गए, याद रखना है। उसके बाद क्या लिखना है, ये पुष्प भड़कीले नहीं होते हैं, ये तो लिखा ही दिए हैं, किधर गए, हाँ, चटकीले और भड़कीले नहीं होते हैं। उसके बाद परागकण, इसका परागकण जो है हल्के तथा, इसका ऐसे लिख देते हैं, खाली लिख देते हैं परागकण हल्के तथा, इसका परागकण हल्का और हल्का तथा चिपचिपाहट, हल्का तथा चिपचिपाहट रहित होते हैं, समझ गए। यो बात याद रखना है, यानी 4 को विशेषता लिखे, चारों याद रखना है। चलिए अब लिखना है वायु परागित पौधों में कौन कौन आता है। देखिए वायु परागित पौधों में किसमें वायु परागन होगा भाई, आ रहा है समझ में कि खाली देख रहे हैं। देखिए पहला क्या लिखें, ये पुष्प चटकीले तथा भड़कीले नहीं होते हैं। दूसरा, वायु परागित पुष्प आकार में छोटे होते हैं, रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं और आकर्षणहीन होते हैं। नेक्स्ट है मकर ग्रंथियों और सुगंध का अभाव होता है, यानी इसमें मकर ग्रंथि और सुगंध नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है परागकण इसका हल्का और चिपचिपाहट रहित होता है। चौथा, पांचवा है वायु परागित पौधों में कौन कौन आते हैं भाई, तो इसमें आ जाएगा चावल नहीं, धान लिख सकते हैं, धान ही लिख देते हैं। धान के खेती तो करते हुए आप लोग देखे होंगे, इसमें कई लोग किसान का ही बेटा है, तो धान का तो खेती कैसे होता है देखे होंगे। तो उसमें जो है उसका पुष्प उतना भड़कीले नहीं होता, आप लोग देखे होंगे धान के खेत में जब जाइएगा पुष्प भड़कीले नहीं होते हैं। जिस गेहूं के खेत में भी जाइएगा उसका पुष्प आकर्षणहीन होता है, भड़कीले चटकीले नहीं होता है, कोई सुगंध नहीं होता है, सुगंध का अभाव होता है, मकर ग्रंथि का अभाव होता है, इसीलिए वहां पर कोई एजेंट नहीं जाना चाहता है। तो किसके मदद से पर परागन की क्रिया होती है, तो याद रखिएगा वायु के द्वारा पर परागन की क्रिया वहां संभव होती है, बिना वायु का नहीं हो सकता है। इसीलिए फसल उपजाऊ मतलब धान और गेहूं अगर मतलब उस सब का खेती के लिए जो है हवा का होना बहुत जरूरी है। हवा के झोंका आता है तब एक दूसरे से ऐसे मिलते हैं और उसका परागकण झड़ के एक दूसरे के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तभी जाकर के पर परागन की क्रिया होती है। अगर बाहरी एजेंट कोई होता तो उसको उतना समय नहीं है कि हर पौधे के वर्तिकाग्र पर जा करके बैठे और वो परागन की क्रिया को संपन्न करे, परागन की क्रिया को कंप्लीट करे, ऐसा संभव नहीं होता। तो ये इसीलिए है कि परागन की क्रिया जो है उसमें वायु के द्वारा ही होता है, संभव है। तो ये धान में हो जाएगा, और किस में हो जाएगा, गेहूं में हो जाएगा, गेहूं में भी वायु के द्वारा, मक्का में भी किसके द्वारा हो जाएगा, वायु के द्वारा। मक्का का खेत तो अपने इधर ज्यादा होता है, देखे ही होंगे,
कि मक्का का खेत में जब जाते होंगे तो बहुत सारा परागकण झड़ते हैं, ठीक है, तो मक्का में भी वायु के द्वारा ही परागन होता है। अच्छा, बांस में किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा ही होता है, याद रखिएगा, बांस में भी वायु के द्वारा ही परागन की क्रिया होती है। गन्ना में भी वायु के द्वारा ही परागन की क्रिया होती है। कुछ घास हैं, इसमें भी वायु के द्वारा ही परागन की क्रिया होती है। अब ज्यादा नहीं लिखना है, ईटीसी लिख देते हैं। ये सब प्रमुख है, प्रमुख मतलब ये सब मेन है जिसमें वायु के द्वारा परागन की क्रिया होती है। समझ रहे हैं? चलिए, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझे होंगे। ठीक, वायु परागन में अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार और रिपीट कर लीजिए, वायु परागन को क्या बोलेंगे? एनिमोफिली बोलेंगे। इंग्लिश में भी इंग्लिश ही वर्ड है एनिमोफिली, हिंदी में वायु परागन। तो बोलेंगे कुछ फूलों में परागन की क्रिया वायु के द्वारा होती है, जिसे वायु परागन कहते हैं, और ऐसे पुष्प जिनमें वायु के द्वारा परागन होता है उसे वायु परागित पुष्प कहते हैं, इंग्लिश में एनिमोफिलस कहते हैं। अब देखिए, वायु परागित पुष्प जो है, निम्नलिखित विशेषताएं, वायु परागित पुष्पों में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है। इसमें निम्नलिखित कई तरह की विशेषताएं पाई जाती है। इसका पहला जो विशेषता है, ये पुष्प कैसे होते हैं? चटकीले तथा भड़कीले नहीं होते हैं। नंबर 2 है, वायु परागित पुष्प आकार में छोटे होते हैं, रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं और आकर्षणहीन होते हैं। ठीक है, इसमें कोई आकर्षण नहीं होता है, इसमें कोई गंध नहीं होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है, ये कलरलेस होता है, आकार में काफी छोटे होते हैं। नेक्स्ट है, मकर ग्रंथि का अभाव होता है और इसमें सुगंध का भी अभाव होता है। नेक्स्ट है, परागन हल्का तथा चिपचिपाहट रहित होते हैं। समझ गए? चिपचिपाहट होगा तब ना वहां पे परागकण चिपकेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है, वायु परागित पौधों में कौन कौन प्रमुख है भाई? धान में वायु परागन की क्रिया होती है, गेहूं में वायु परागन, मक्का में वायु के द्वारा परागन, बांस में वायु के द्वारा परागन, गन्ना में वायु के द्वारा परागन, कुछ घास होता है उसमें भी वायु के द्वारा परागन, यानी ईटीसी में जो है वायु द्वारा परागन ही होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा वायु परागन क्या है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जल परागन। जल परागन समझते हैं क्या है, इसको तब तक छापिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट क्या है, दूसरा नंबर है जल परागन। वायु परागन समझ लिए, अब जल परागन समझना है, जल परागन कैसे होता है। चलिए, जल परागन में इसको हाइड्रोफिली कहते हैं, इसका दो नाम है, एक जल परागन, एक हाइड्रोफिली। तो दोनों याद रखिएगा, हाइड्रोफिली, ठीक है, हाइड्रोफिली। करे जब परागकणों का स्थानांतरण, परागकणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? जल के द्वारा होता है, तो उसे जल परागन कहते हैं। करे जब परागकणों का स्थानांतरण जल द्वारा होता है तब उसे जल परागन कहते हैं। पुष्पी पादपों में जल द्वारा परागन काफी दुर्लभ है। करे कि जिस पौधा में जल के द्वारा परागन होता है ये आसान नहीं है, ये दुर्लभ है, काफी दुर्लभ है। जल परागन सामान्यतः जलीय पौधों में होता है। देखिए, जल परागन जो होता है अक्सर जलीय पौधों में होता है, लेकिन कुछ जलीय पौधा जैसे कमल और अलिस्मा, ये कमल और अलिस्मा जलीय पौधा होते हुए भी इसमें जल के द्वारा परागन की क्रिया नहीं होती है। और आप लोग जानते होंगे कमल कीचड़ में होते हैं, कीचड़ में जल होबे करेगा ना जी, जल नहीं होगा तो वो कीचड़ कैसे होगा? तो वहां जल के द्वारा परागन होना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो याद रखिएगा कि ये जो जल परागन है, यानी जिस पुष्प में जल के द्वारा परागन होता है वो पुष्प जलीय ही होता है, अर्थात जलीय पौधे में ही ये जल के द्वारा परागन होता है। लेकिन ये भी जलीय पौधा है जैसे कमल और अलिस्मा, लेकिन इसमें जल के द्वारा परागन की क्रिया संभव नहीं होती है। तो याद रखिएगा, इसमें किसके द्वारा परागन होता है? कीट के द्वारा। बहुत लोग कहते हैं कि जल में रहने के बाद कमल जो है जल में ही रहते हैं
तो इसमें जल के द्वारा ही परागन होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को याद रखना, जल में रहते हुए भी इसमें जल के द्वारा परागन की क्रिया नहीं होती है, इसमें कीट के द्वारा परागन की क्रिया होती है। एक पौधा और है अलिस्मा, ये भी जल में ही पाया जाता है, लेकिन इसमें फिर भी जल के द्वारा परागन की क्रिया नहीं होती है। किसके द्वारा होती है? कीट के द्वारा होती है। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है समझ में? ठीक है, तो याद रह गया कि कुछ पौधा जल में होते हुए भी जल के द्वारा परागन की क्रिया नहीं होती है। लेकिन अगर पूछा जाए जल के द्वारा आखिर परागन होता किसमें है, उस पौधे का नाम बताइए। तो याद रखिएगा, एक पौधा हाइड्रिला है, एगो वेलिसनेरिया है। हाइड्रिला और वेलिसनेरिया के पौधों में जल के द्वारा परागन की क्रिया होती है। अब देखिए जल के द्वारा परागन की क्रिया कैसे होती होगी। अब जल के द्वारा, कीट के द्वारा तो जानते हैं वो एजेंट है, तो कीट एक दूसरे पे परागकोश में बैठा, उसका परागकण सटा और किसी के वर्तिकाग्र पे जाके बैठा, परागन की क्रिया संभव हो गई। वायु के द्वारा भी समझ लिए, आपने आप हवा का झोंका आया, दोनों में टक्कर हुआ, तो फिर उसका परागकण दूसरे के वर्तिकाग्र पर जाकर के पहुंच गया, परागन की क्रिया हो गई। लेकिन जल में कैसे होगा भाई? जल कैसे लेके जाएगा दूसरे के वर्तिकाग्र पर? ये काफी दुर्लभ है, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन फिर भी संभव है। ये गॉड का बनाया हुआ ये वर्ल्ड है, ठीक है, ये प्रकृति का चीज है, प्रकृति को हम गॉड मान सकते हैं, ये प्रकृति का देन है। सबके लिए कुछ ना कुछ यहाँ बनाया है, यहाँ पर कोई ऐसे फालतू नहीं है। जो चीज आपको फालतू लग रहा है वो फालतू नहीं है, उसको भी प्रकृति ने ही बनाया है। तो देखिए इसमें कैसे कैसे होता है। इसमें कह रहा है वेलिसनेरिया, इसका फिगर जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, पीडीएफ डाल देंगे या पिक्चर डाल देंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग इस प्रोसेस को समझ लीजिए, आपको जब डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, डाल देंगे, ठीक है ना। वीडियो देखने के बाद आप लोग जब देख लीजिएगा, उसके बाद एक बार चेक कर लीजिएगा, पीडीएफ हम डाल देंगे इसका, या फिर फोटो डाल देंगे। आप आराम से कॉपी में जगह छोड़ दीजिएगा इसके लिए, और वेलिसनेरिया में जल के द्वारा परागन वाला फिगर बना लेना है। फिलहाल अभी प्रोसेस समझना है ये कैसे होता है। कह रहे वेलिसनेरिया में नर तथा मादा पौधे अलग अलग होते हैं। याद रखिएगा, वेलिसनेरिया वाला जो पौधा होता है, इसमें नर वाला पौधा अलग होता है और मादा वाला पौधा अलग होता है। नर माने मेल और मादा माने फीमेल, समझ गए? नर माने पुरुष होता है, मादा माने स्त्री होता है, आप लोग को पता भी होगा, ठीक है। तो वेलिसनेरिया में नर तथा मादा पौधे अलग अलग होता है। जब नर पुष्प परिपक्व हो जाते हैं, ध्यान में रखना है, कौन पुष्प? नर पुष्प। कौन वाला पुष्प? नर पुष्प। जब नर पुष्प परिपक्व हो जाते हैं, परिपक्व का मतलब डेवलप, जैसे कि बच्चा रहता है तो बच्चा थोड़ी जनन कर सकता है? कर सकता है जी, उसमें स्पर्म बनेगा। मादा है, अगर फीमेल है तो उसमें जब तक अंडाशय में अंडा नहीं बनेगा, जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएंगे, एमसी नहीं होंगे, तो वो कैसे परिपक्व हो सकते हैं? नहीं ना हो सकता है जी। आप लोग अभी परिपक्व कोई कोई हो भी गए, आप लोग 12th में आ गए, अब धीरे धीरे परिपक्व हो रहे हैं, समझ गए? दाढ़ी मूछ आ रहा है, समझ गए ना, सब चीज में बदलाव आ रहा है, तो ये परिपक्व हो रहे हैं धीरे धीरे। उसी तरह ये भी परिपक्व होता है। कौन? वेलिसनेरिया का नर वाला पौधा। कह रहे वेलिसनेरिया का नर पुष्प, ठीक है ना, नर वाला पुष्प जब परिपक्व होता है, तब वे पौधे से अलग होकर पानी की सतह पर तैरने लगते हैं। देखिए क्या कमाल की बात है, क्या करिश्मा है कुदरत का, समझिए, या क्या खेल है, कैसे कैसे परागन करवा रहे हैं ये कुदरत वेलिसनेरिया में। समझिए प्रोसेस को, क्या है, जब नर पुष्प परिपक्व होता है तो क्या होता है जी? तब वह पौधे से अलग होकर के पानी की सतह पर तैरने लगता है। जैसे ही नर वाला पुष्प परिपक्व हुआ तो पौधे से अलग होकर के पानी की सतह पर तैरने लगते हैं। तैरने के बाद फिर स्त्री पौधे में वृंत की लंबाई, अब देखिए स्त्री जब ये परिपक्व होता है नर वाला, तो ये क्या करता है? पौधे पानी की सतह पर तैरने लगता है, इसका पुष्प अलग होकर के, पौधे से अलग होकर के। उधर स्त्री वाला क्या करता है? वो अपने वृंत माने डंठल, वो अपने वृंत की लंबाई में वृद्धि करता है। किससे मिलने के लिए? इसी पुरुष से मिलने के लिए, नर वाला पुष्प से मिलने के लिए। जब ये परिपक्व होता है तो स्त्री भी उधर वेटिंग में रहता है
कि कब वो ससुर आएगा, हम भी उसे दिल लगाएंगे। तो ये इंतजार में रहता है। जैसे ही वो परिपक्व हुआ, पानी की सतह पर तैरने लगा, पौधे से अलग होकर के पुष्प जैसे ही अलग हुआ तो स्त्री पौधे में भी अपने आप वृंत की लंबाई में वृद्धि करने लगता है। ये भी उसको देख करके अपने आपको मिलने के लिए, एक दूसरे से मिलने के लिए अपने वृंत की लंबाई में वृद्धि करता है और ये उसको गाना सुनाता है। कौन गाना सुनाता है? गाना सुने हैं, पहले हमार रहलू। किससे पहले? इसको याद नहीं होता है। जब नर पुष्प आता है तो ये फिर स्त्री वाले को बोलता है, जल्दी बाहर आओ, वृंत की लंबाई में वृद्धि करो, जल्दी से डंठल की लंबाई में वृद्धि करो, जल्दी हमसे मिलो, हम तैर रहे हैं, हम सतह पे तैर रहे हैं। फिर भी उसको याद नहीं आता है। किसको? स्त्री वाले वृंत की लंबाई को। तो याद दिलाता है, पियावा से पहले हमार रहलू। नहीं जी, नहीं याद दिलाता है। फिर भी ये इसको याद नहीं आता है तो फिर शेर बोल के इसको याद दिलाता है कि अरे वृंत, वृंत को बोलता है, अरे वृंत खिंचे खिंचे हुए रहते हो क्यों, ध्यान किसका है, जरा बताओ तो ये इम्तिहान किसका है। अरे हमें तो भुला दो, अरे हमें तो भुला दो, मगर ये तो याद ही होगा कि नई सड़क पे पुराना मकान किसका है। तो याद जब दिलाता है तो इसको भी याद आता है। तो याद जब आता है तो वृंत की लंबाई में दिल से वृद्धि करता है और वृद्धि करके पुष्प को जल की सतह पर लाता है। देखिए क्या करिश्मा है कुदरत का, समझिए ध्यान से। तो जब ये परिपक्व होता है तो क्या होता है भाई, पौधे से अलग होकर के पानी के सतह पर तैरता है। जब पानी की सतह पर तैरने लगता है तो इसको भी याद दिलाता है। स्त्री पौधे में भी वृंत की लंबाई में अपने आप को वृद्धि करके, अपने आप को वृद्धि करके, वृंत की लंबाई में वृद्धि करके पुष्प को ये भी जल की सतह पर लाता है। ये भी तैरने लगता है और ये भी अपने आप को वृद्धि करके जल की सतह पर लाता है। और नर पुष्प तैरते हुए, कौन वाला? नर वाला। नर वाला तैरते हुए जब मादा के कांटेक्ट में आता है, जब मादा के संपर्क में आता है तो पराग कोष फट जाता है। देखिए क्या होता है, जैसे ही इसके संपर्क में आया तो पराग कोष क्या हुआ? फट जाता है और लसलसा पराग कण बाहर निकलकर, लसलसा माने चिपचिपाहट वाला, पराग कण जैसे पराग कोष फटता है तो लसलसा पराग कण बाहर निकलता है और मादा के फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है और इस प्रकार पहुंचने से परागन की क्रिया संपूर्ण हो जाती है। 100 साल जो दोनों बिछड़ा हुआ था, दोनों एक हो जाता है। परागन की क्रिया संपूर्ण होने के बाद, परागन होने के बाद मादा फूल की डंठल फिर ऐंठ जाती है। फूल की डंठल जो लंबाई में वृद्धि हुआ था ना, ये वृद्धि में क्या होता है फिर भैया? ऐंठ जाती है और ऐंठ जाने के बाद फूल पानी में फिर से डूब जाता है और फिर जाकर के बीज और फलों का निर्माण होता है। इस तरह से परपरागन की क्रिया होती है। समझे कि नहीं समझे? समझे सर? समझे तो एगो कमेंट जरूर कीजिएगा। जहाँ बैठे हैं दिल से एगो लाइक जरूर ठोकिएगा। समझ गए? ये था जल के द्वारा परागन। समझ गए ना? यहाँ धरती पर जितने भी चीज हैं सब में कुछ ना कुछ रहस्य है। सुन लिए ना रहस्य? कभी जानते थे इसके बारे में? बेलिसनेरिया का नाम सुने थे? जल के द्वारा परागन को इतना डिटेल से समझे थे? इसलिए तन और मन लगा करके पढ़िए। हम भी आपको तन और मन लगा करके पढ़ाएंगे और विश्वास दिलाते हैं कि कोई विदेश चला जाए, कहीं भी चल जाए, आपको किसी भी चीज का कमी महसूस नहीं होने देंगे। हर टॉपिक पढ़ाएंगे, समझ गए? हर टॉपिक पढ़ाएंगे, नॉलेज के साथ रिजल्ट भी होगा, नॉलेज भी होगा। विश्वास रखिए और पढ़िए। समझ गए? तो चलिए, आज का यही था क्लास। बाकी इसका जो भी फोटो है PDF होगा तो डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, एक बार चेक कर लीजिएगा। नहीं तो फिर व्हाट्सएप पर, आप लोग के पास व्हाट्सएप ग्रुप में है ही, ठीक है? तो मैसेज कीजिएगा, आपको पिक्चर भेज देंगे। समझ गए? तो इस प्रोसेस को याद रखिएगा। कितना बढ़िया से लिखा है, जब नर पुष्प परिपक्व होते हैं, ठीक है ना, तब वे पौधे से अलग होकर पानी की सतह पर तैरने लगते हैं। और जैसे ही तैरते हैं तो इसको भी याद नहीं रहता है तो याद दिलाता है कि मैं आ गया हूँ, अरे उठो, तेरा ये नहीं, वो एगो गाना नहीं है तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है।
तो भाई हीरो बोलता है इसको मैं आ गया हूँ। तो ये भी उससे मिलने के लिए अपने वृंत की लंबाई में वृद्धि करता है। अब वृद्धि करके पुष्प को जल की सतह पर लाता है, जहां पर ये तैरता है वहीं पर ये अपने आप को लंबाई में वृद्धि करके लाता है। ऐसी तो होनी चाहिए प्यार करने वाली, रियल में ऐसा हो। इससे भी सीखना चाहिए लोगों को कैसे प्यार करना चाहिए, क्या जी? बाकी आप लोग गलत मीनिंग नहीं लीजिएगा, ऐसे मेरा स्टाइल है समझाने का। मेरा ये मकसद नहीं है कि किसी को दिल में ठेस पहुंचे, मस्ती मजाक करने का मेरा आदत है, ठीक है। तो नर पुष्प तैरते हुए जब मादा पुष्प के संपर्क में आता है तो क्या होता है भैया, परागकोष्ठे फट जाता है, समझ गए। और लसलसा परागकण बाहर निकल करके मादा फूल के मादा पुष्प के संपर्क में आ जाता है। आने के बाद परागन की क्रिया हो जाती है। जब हो जाती है तो परागन की क्रिया होने के बाद मादा फूल की डंठल फिर जहां से निकल करके आया था वहां फिर ऐठ जाती है, ऐठ करके मतलब वापस आ जाती है और फूल पानी में फिर से डूब जाता है। फिर क्या होता है इसके बाद, बीज और फल का निर्माण होता है। परागन हो गया तो बीज और फल बनेगा ही, समझ गए। चलिए काफी देर भी हो गया, ज्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए अगला टॉपिक जो है अगला लेक्चर में पढ़ाएंगे, अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट है इसको कॉपी में लिख करके आइएगा, नीचे में चित्र के लिए जगह छोड़ दीजिएगा। कल क्लास में हम ऑफलाइन क्लास में सबका कॉपी चेक करेंगे, देखेंगे कौन समझा है कौन नहीं समझा है। जो दिक्कत है हमसे पूछ लीजिएगा, और जो ऑनलाइन वाले हैं जो यहाँ नहीं आ सकते हैं वो भी पूछ सकते हैं या कमेंट के माध्यम से। हर कमेंट का आपको जवाब मिलेगा, ठीक है। बाकी इसको छाप के आना है, समझ के आना है सभी को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दूध पीते हैं, ठंडा हो गया कब से रखा था। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट। अच्छे से सो जाइएगा पढ़ के, एकदम गहरी नींद लेकर के। सुबह मिलते हैं ऑफलाइन क्लास में, सभी को बाय बाय, गुड नाइट।